आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें एरिया को थोड़ा सा ढंग से अच्छे से देखना पड़ेगा कि एरिया हमारी क्या हेल्प करेगा फ्लक्स की जब हम डेफिनेशन करेंगे। तो एरिया को हम इस चैप्टर के अंदर वेक्टर ट्रीट करेंगे। एरिया स्केलर भी हो सकता है और एरिया आप वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। लेंथ एक स्केलर को भी आपको ट्रीट करते हो, लेंथ को एज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन लेंथ को आप एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो। बट वॉल्यूम को कभी हमें वेक्टर ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर का जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन हम देते हैं वो पूरे वॉल्यूम एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां हम एरिया वेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया एलिमेंट। जो भी एरिया एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो मान लिया हमने कोई एक एरिया एलिमेंट ले लिया और इस एरिया एलिमेंट के ऊपर बच्चा मैंने एक यूनिट वेक्टर ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ड्रा किया है, तो इस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, हम समझें। मान लेते हैं हमने कोई एग्जांपल ले लिया, लेट दिस इज ए सरफेस एरिया। ये कोई सरफेस एरिया बच्चों, इस सरफेस एरिया के अगर मैं परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर ड्रा करता हूं तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। और एरिया वेक्टर हमेशा जो प्लेन आपने लिया है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने की। एरिया ठीक है, वेक्टर मान लिया, एक एरिया वेक्टर एसोसिएट कर लिया हमने, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आमतौर पर हम ये देखते हैं बच्चों, जैसे फोर्स लगाया किसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है तो फोर्स की डायरेक्शन या जो मोमेंटम उसमें बॉडी में आया है वो उसी की डायरेक्शन में आएगा। मैंने कहा फोर्स इस तरफ लगाया तो मैंने यूनिट वेक्टर एक फोर्स के लिए ड्रा कर दिया अलोंग द फोर्स, वो उसके फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर कि हम जो एरिया एलिमेंट दे रखा है उसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई वेक्टर ड्रा करते हैं, दैट यूनिट वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को लिखेंगे कैसे? एरिया वेक्टर को लिखने का तरीका होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। ध्यान रखें बच्चों, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द एरिया। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मैं कोई एक्सिस ले लेता हूं इस प्रकार से, लेट दिस इज द एक्सिस। ये तीन प्लेन एक्सिस ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड। अब मान लिया आपने एक प्लेन ले लिया और वो प्लेन इसमें ले लिया, एक्स वाई प्लेन ले लिया। तो एक्स वाई प्लेन का अगर आप एरिया दिखाएंगे, मान लेते हैं बच्चों ये एरिया ले लिया मैंने एक्स वाई प्लेन में, दिस इज एन एरिया। तो इस एरिया को अगर वेक्टर ट्रीट करोगे, मान लिया इसका एरिया कितना है बच्चों, ए है, तो अगर इस एरिया को एज ए वेक्टर आप लिखना चाहते हो तो हमें एक यूनिट वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और ये किसके लोग आ गया बच्चों? ये इस जेड एक्सिस के लोग आ गया। जिस तरफ जेड एक्सिस है उसी तरफ इसकी भी डायरेक्शन आएगी। क्लियर है? तो इसीलिए अगर आपसे कोई कहे एक प्लेट, स्क्वायर प्लेट एक्स वाई प्लेन में दे रखी है, तो उसका एरिया वेक्टर बताइए क्या आएगा? तो इसका एरिया वेक्टर आएगा बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की किस तरफ आएगी बच्चे? जेड के लोग। और जेड के लोग हम एक यूनिट वेक्टर ड्रा करते हैं के कैप। दिस इज एन एरिया वेक्टर। कब है ये एरिया वेक्टर? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा था जिसका एरिया आपने लिया ए लिया है, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है, तो मान लेते देखो ये एक्स वाई प्लेन है हमारा और ये बच्चों मैंने इसके ऊपर यूनिट वेक्टर ड्रा कर दिया। तो यूनिट वेक्टर किस तरफ आएगा? अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये चौक किसकी ओर है? जेड एक्सिस की ओर। मान लेता हूं मैंने अब इस एरिया वेक्टर को, इसको प्लेन को रोटेट करवा दिया। देखिए जैसे मैंने एरिया के प्लेन को रोटेट करवाया, प्लेन को दूसरे उस प्लेन में ले गए इसको ओरिएंटेशन, तो आपका जो एरिया वेक्टर था वो भी साथ में चेंज हो गया। आप देख लीजिए, अब पहले तो ये प्लेन था, अब अगर हम मान ले हमने ये प्लेन ले लिया तो इस प्लेन में ये क्या है बच्चों? ये एक्सिस कौन सी लाई थी मैंने? जेड एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। तो अब ये जो एरिया है कौन से प्लेन में आ गया? ये आ गया बच्चों वाई जेड प्लेन में। और वाई जेड प्लेन में अगर ये एरिया आया है तो इसका यूनिट वेक्टर किस तरफ आएगा? परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस? दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस।
इट में बिलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट में बिलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप यहां अगर इस पे एरिया वेक्टर दिखाओगे, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर बच्चे इस तरफ आएगा, और अगर इस सरफेस पे एरिया वेक्टर दिखाओगे तो वो इस तरफ आएगा। यानी एरिया वेक्टर एक, अगर मान लें हमारे पास कोई शेप दे रखी है तो उसके ऊपर आप डिफरेंट पॉइंट पर, अगर प्लेन सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो डिफरेंट पॉइंट पे अगर उसका एरिया वेक्टर निकालेंगे आप, हर एक की डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है प्लेन के केस में अगर हम बात करते हैं। ठीक, तो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो क्या आएगा एरिया वेक्टर, ए इंटू के कैप। वाई जेड प्लेन में अगर हमारा एरिया वेक्टर है ए, तो फिर क्या आएगा एरिया वेक्टर, क्या बनेगा, ए इंटू कौन से प्लेन में है, वाई जेड। वाई जेड है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एरिया वेक्टर आएगा। और तीसरा अगर है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड, तो वाई एक्सिस के लोग हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, तो इसको ए इंटू जे कैप लिखेंगे। ठीक, जैसे एक सिंपल इक्वेशन दिया आपको, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, देन व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर। तो मान लेते हैं यही एक स्क्वायर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर हर एक साइड दे दी बच्चे इसकी, तो कहता है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड एरिया वेक्टर बताइए क्या आएगा। किस प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसका पहले तो एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आएगा, 10 इंटू 10, किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप चेंज कर सकते हो मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये एरिया। और एरिया वेक्टर क्या बनेगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा 10⁻⁻² इंटू कौन से प्लेन में है, एक्स वाई में, तो वेक्टर किस तरफ आएगा, के लोग आएगा इन मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि फ्लक्स को अगर आपने समझना है तो इस सेंस का पता होना जरूरी है कि एरिया वेक्टर का मीनिंग क्या है और हम कैसे इसको एसोसिएट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस पॉइंट पे आते हैं, सेकंड जो हमारा पॉइंट है आज का, जो टॉपिक मेन टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर बच्चों इस टॉपिक की अपनी एक खास जगह है। चाहे हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आसान भी है, लेकिन आप देखोगे इसके अंदर बड़े मजेदार केस निकल के आएंगे, तो केसेस भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बच्चे, फ्लक्स जो वर्ड है ना, वो फ्लक्स वर्ड किसी फ्लो के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं पानी, आपने नहर में पानी का फ्लो देखा होगा, तो जब वो पानी पुल के नीचे से जाता है तो एक पुल के गिवन पर्टिकुलर एरिया में से कितना वाटर जो है उसके थ्रू पास कर रहा है, उसके नॉर्मल एरिया के नॉर्मली कितना पास होके जा रहा है, क्या, वाटर। इसी प्रकार अगर हमारे कमरे में खिड़की है और बाहर हवा चल रही है और आपने एकदम से खिड़की को खोल दिया, खिड़की खोलते ही जो सरफेस आपने दिया है एयर को, तो वो एयर उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आ रही है, कितना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर कर रही है, दैट अमाउंट ऑफ एयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द गिवन एरिया इज नोन एज एयर फ्लक्स। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एयर फ्लक्स कहेंगे। वाटर फ्लक्स हो गया, एयर फ्लक्स हो गया। इसी प्रकार मान लो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स है, मेंबर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एक गेट में से लगातार पास होते जा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ जो पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, वो यूनिट उसमें से एक यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने अमाउंट मतलब उसमें से निकल रहे हैं, वो हम ह्यूमन बीइंग फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब है पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना अमाउंट किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकला है। ओके, तो यहां हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या बचे, वो है हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक सी सिंपल डेफिनेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, perpendicular to its surface, that is called electric flux। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे हम फीलिंग ये ले रहे हैं कि हम उससे एक बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो फील्ड लाइन की हेल्प से ही हम उसको डिफाइन करते हैं। और फील्ड लाइन को कैसे देखिए, अब मान लिया जैसे ये गिवन एरिया था, हमने कोई जैसे एक गिवन सरफेस ले लिया, लाइक दिस इज ए गिवन सरफेस, और मान लेते हैं बच्चे इस गिवन सरफेस पे जो एरिया वेक्टर ड्रा किया आपने,
लेट दिस एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एन एरिया वेक्टर ए। और इस सरफेस में से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास होकर जा रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ। मान ले बच्चों थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल। ठीक है, तो हमें फ्लक्स निकालना है। तो एक फ्लक्स की डेफिनेशन अगर देखें, हमने क्या कहा था, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के लॉन्ग पास करेंगे, फ्लक्स अगर निकालेंगे तो बच्चे कैसे निकालेंगे? फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है कि परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइन जाएंगी, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा, या तो ये कहिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या ये कहिए अलोंग द एरिया वेक्टर, क्योंकि सरफेस के तो परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस और अलोंग द एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के अलोंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट आएगा? दैट इज ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। ओके, तो अब आपसे कोई कहे फ्लक्स कितना आएगा, तो इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम बच्चों फाई से लिखेंगे। दिस फ्लक्स विल बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ, मैथमेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपोनेंट अलोंग, किसके अलोंग? एरिया वेक्टर के अलोंग, ई कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो यह आ गया बच्चे यहां पर ई ए कोस थीटा, और यह आ जाएगा बच्चों ई डॉट ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये एक सरफेस दे दिया आपने, और इस सरफेस के अंदर जो ये सरफेस है बच्चों, इसमें मान लेते हैं ये जो है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। जो मैंने मार्कर दिखा रखा है, ये मार्कर क्या है बच्चों? ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस। ठीक है, तो अगर मान लिया ये सरफेस ये एरिया वेक्टर है, और मान लेते हैं बच्चों ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो ये व्हाइट जो मार्कर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, उस तरफ है, और जो मार्कर है ब्लैक ये बता रहा है बच्चों किसकी डायरेक्शन? ये बता रहा है इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब जैसे ऐसे जा रही है, अब आप खुद देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, ये एंगल दोनों मार्कर के बीच का एंगल थीटा है, तो इस व्हाइट मार्कर का कंपोनेंट इसके लोग आएगा ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इस ब्लॉक के या इस सरफेस के पैरेलल अलोंग द पैरेलल, ये आ जाएगा। ओके, अब ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि अलोंग द सरफेस चला गया, सरफेस को क्रॉस करके गया ही नहीं। तो क्रॉस किसने किया? क्रॉस किया कौन से कंपोनेंट ने? जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग है, और एरिया वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कौन सा आया है? ई कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई ए। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की देखिए तीन डेफिनेशन बन गई आपके सामने। पहली डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया along the surface or along the area vector or perpendicular to the surface. Second definition, the product of electric field intensity component along area vector multiply by the area of the surface. एक सरफेस के एरिया को उस के एरिया वेक्टर के along इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आया है उन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे, that is also called electric flux. And the third definition is represented by this formula. Electric flux is defined as the dot product of electric field intensity and area vector. देखो बच्चे फ्लक्स एकदम से समझ में आता है बच्चों को, डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं, डेफिनेशन बहुत आसानी से बच्चा कर लेता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब विजुलाइज करता है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जब हम बच्चों को ये टॉपिक करवाते हैं, ये गॉस थ्योरम को भी फटाफट याद करके फटाफट लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ फ्लक्स भी लिख देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, स्केलर है, वेक्टर सब लिख देंगे। बात जब आती है, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जब बात आती है, उसके क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं बच्चों से, वहां बच्चे फ्लैट हो जाते हैं। 80% स्टूडेंट्स, 80 to 90% स्टूडेंट फ्लैट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक जो उनके बीच की जो फीलिंग है फ्लक्स की और एरिया वेक्टर का आपस में क्या रिलेशन है, जब तक बच्चों वो समझ में नहीं आएगा तो फ्लक्स के मोस्टली क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप एकदम झटके से, अगर कंसेप्ट थोड़ा सा आपका वीक है, एक आपका जो आंसर आएगा, जो एक्चुअल आंसर है उससे बिल्कुल उल्टा आएगा। आप सोच भी नहीं पाओगे ये आंसर कैसे आ गया।
क्यों? क्योंकि आपने इन कोरिलेशन को अच्छे से नहीं समझा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका फ्लक्स है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, किस किस का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। और अगर आपको पता बचे दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर हुआ तो वो कैसा प्रोडक्ट होता है? वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब बात आते हैं इस अगले पॉइंट पे। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट है तो पहला पॉइंट हो गया फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। सेकंड, फ्लक्स की यूनिट क्या है? फ्लक्स की यूनिट आएगी बच्चों यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट होती है बच्चों मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का आएगा उससे mlt-2, एरिया लेंथ मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर हम इसको देखें नीचे क्या बच्चों? चार्ज, दैट इज a इंटू टी। ये बन गया ml3 t-3 a-1। कई बार बच्चे लिखते हुए बोला ठीक जाता है, लिखा गलत जाता है। जैसे फर्स्ट जो लेक्चर था हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें जब हम फ्लो में जब मैं बोल रहा था तो कहीं वहां मैंने एक शब्द यूज किया, फ्लो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव दे रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन जैसे उसके जस्ट बाद जो एग्जांपल दिए गए वहां बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, गेन होगा तो नेगेटिव होगा। तो कई बार जल्दबाजी में पता नहीं चलता कि बोला क्या गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आप खुद अगर देखेंगे यहां से आप आसान से नीचे फार्मूला इसका निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट आ गई आपके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब एक और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? स्केलर क्वांटिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर वो स्केलर है तो उसका उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई संबंध नहीं है। ये दिमाग में कई बार गलतफहमी हो जाती है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किसकी वजह से है, ठीक है? वहां से हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, स्केलर है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, स्केलर है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है, कोई स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, बिल्कुल एक बेसिक से क्वेश्चन है। जैसे आपको कह दिया एक प्लेट दे रखी है, जैसे यही क्वेश्चन था, प्लेट दे रखी है एक्स वाई प्लेन में और उसका डायमेंशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन है। अब इसमें एक कंडीशन कर दी उसने, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग दे रखी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन अलोंग एक्स एक्सिस। किसके लॉन्ग दे दिया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लॉन्ग देने का मतलब क्या बच्चों? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? एक एक्स से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे दी वो हमें दे दी किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और एरिया वेक्टर कितना है? एरिया वेक्टर हमने पहले से ही निकाला हुआ है, वो है 10⁻⁻² k कैप इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब मैथमेटिकली करोगे, हमें कोई एंगल नहीं दिया गया। जब एंगल नहीं दिया गया है तो आप या तो डायरेक्ट विजुअलाइज कीजिए या फिर आपको पता डॉट प्रोडक्ट करना है। आपने किसका डॉट प्रोडक्ट करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 I कैप डॉट एरिया वेक्टर 10⁻⁻² k कैप। और आपको पता बच्चे आई डॉट के क्या होगा? 0। तो फ्लक्स क्या आएगा? 0। अब इसको ऐसे भी समझ के देखिए, ये हमारा प्लेन है एक्स वाई, ठीक है? एक्स वाई प्लेन है। एरिया वेक्टर ये जो दे रखा आपको, मान लीजिए रेक्टेंगुलर स्क्वायर शीट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये ऐसे रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरह दे रखा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के लॉन्ग दे रखा है। तो आप देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग दे रखा है तो एक्स के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है इसमें देखो आप ध्यान से क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा एक्स के लॉन्ग, तो वो क्या जा रहा है? सरफेस के लॉन्ग जा रहा है। सरफेस को क्रॉस ही नहीं किया उसने, और क्रॉसिंग का जब तक फील्ड लाइन नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं आएगा। इसका फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो आपको इसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत भी नहीं थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग दिया होता, फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग दे दिया? वाई के लॉन्ग। ऐसे दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस सरफेस एरिया को क्या नहीं कर रहा? क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है? और क्रॉस नहीं कर रहा, लॉन्ग द सरफेस है, तो फिर से क्या आएगा? उससे फ्लक्स 0 आएगा। क्लियर? तीसरा केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होता जेड के लॉन्ग,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लंब होता है बच्चे? जेड के लंब। यानी सारा का सारा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के लंब, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पूरे सरफेस में जा रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा भाई हमें? ये दे रखा है। ये सारा का सारा फील्ड कहां से चला गया? इस पूरे सरफेस में से चला गया। कितना एरिया है सरफेस का? ये। कितना आएगा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ना एंगल की जरूरत पड़ी, तो सेंस की बात है। दूसरी बात, अगर आप ये देखो, अगर ये किसके लंब था इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लंब है? जेड के लंब। मैथमेटिकली देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड के लंब होता है, यहां तक चुके क्या? एरिया वेक्टर ऑलरेडी जेड के लंब है, क्योंकि प्लेन कौन सा है आपका? एक्स वाई था सरफेस का। तो के कैप डॉट के कैप क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 20 × 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने किस प्रकार से उसको सोचा है। ठीक है, कई बार एंगल दिया मिलता है, तो एंगल जब दिया मिलेगा तब बच्चे आपने कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, या आपने 3 डॉट ई, ये जो ई ए cos थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। कई बार गड़बड़ क्या करते हैं? ध्यान से एंगल देखते नहीं किसके साथ लिखा है, और आपका आंसर गलत आएगा। ठीक, अब ये तो था बेटे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस पे इस तरह से बन सकता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम इज गिवन इन सच ए वे दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ, कितना एंगल बच्चों? एंगल ऑफ 60 डिग्री विद सरफेस पॉइंट टू बी नोटेड। एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन किसके साथ दे रखा है बच्चों? सरफेस के साथ। देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहता फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए क्या आएगा। तो बड़े झट से लगाओगे आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जी ई ए cos ऑफ थीटा, ये होता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब इसको निकालेंगे कैसे? यहां देखो, ई क्या है? ई दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलम इनटू ए कितना है? वही प्लेट ले रखी है आपने 10⁻² मीटर स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा क्या है ये ध्यान से देखिए। मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। जैसे ये तो है एरिया, ये तो नॉर्मल हो गया, और ये हमारा क्या है? ये जो व्हाइट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है इस व्हाइट मार्कर का, वो किसके साथ एंगल दे रखा है? सरफेस के साथ। यानी ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये ऐसे दे रखी है, तो सरफेस के साथ एंगल 60 डिग्री का दे रखा है इसने। जबकि थीटा हमने किसके बीच का एंगल माना हुआ है? एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और एरिया वेक्टर ये था। तो अगर सरफेस में और व्हाइट मार्कर में 60 डिग्री का एंगल है, तो फिर ब्लैक मार्कर जो कि एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि व्हाइट मार्कर, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो जल्दबाजी कभी मत करें क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसके बाद उसको सोल्व करें। तो cos थीटा, तो cos क्या आएगा बच्चों? cos ऑफ क्या लिखूं? 30 या 60? 60 डिग्री की सरफेस के साथ है, तो वेक्टर इसके साथ क्या आएगा? वेक्टर के साथ 30 डिग्री आएगा। अब ये आंसर देखिए, निकालोगे ना आप तो cos 30 कितना हो गया? √3/2। वैल्यू पुट कीजिए, फ्लक्स आ जाएगा। रिमेंबर दैट फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, बट इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये तो ठीक था। अब ऐसा लग रहा है कि फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। मतलब फ्लक्स तब तक निकालना आसान है जब तक आपको या तो क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट देखी हो, तब तक निकालना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन नहीं है और कोई चार्ज दे रखा है या कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे किसी भी गिवन सरफेस में से निकलने के लिए? तो उस केस में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है बच्चे। जब अगर हम ऐसे निकालते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है उसमें। तो उसको करने के लिए गोस एक बड़े फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी क्लोज्ड सरफेस में, पॉइंट टू बी नोटेड, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। और जब सरफेस की हम बात कर रहे हैं तो सरफेस का जैसे हमारे कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं बच्चे, वो इस प्रकार से इसको ये क्या हो, ये कवर होना चाहिए कि पूरे सरफेस के द्वारा चारों ओर से। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे मैंने कोई चार्ज रख दिया, सर्कल पे नहीं कि सोचो क्लोज कर देंगे सर्कल पे, सेंटर ऑफ ए स्फीयर आप कह सकते हो एक प्रकार से। और जरूरी नहीं कि स्फीयर हो, वो शेप कैसी भी हो सकती है। जैसे इस कमरे का जो शेप है वो क्यूबॉइड है, तो मैं इसके सेंटर पे रख दूं, कहीं भी रख दूं, मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, कहीं भी रख दूं, मतलब वो चार्ज उस सरफेस के द्वारा, क्लोज्ड सरफेस के द्वारा एनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तब स्टेटमेंट क्या आएगी, ये आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और बड़ी फेमस थ्योरम है और फिजिक्स में काफी दूर तक ये आपको मिलती रहेगी और जब आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ेंगे हाई क्लासेस में वहां भी आपको इसका कहीं ना कहीं इसको आपका जिक्र आपको मिलेगा। गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए चार्ज Q is enclosed by in a charge Q if a ये if है बच्चों तो बेटे गॉस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड और चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा अगर एक चार्ज एनक्लोज किया गया है, ठीक है, व्हाटएवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्या है? जो चार्ज आपने सरफेस के अंदर रखा है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो यहाँ पर IN लिखना जरूरी है कि अंदर का चार्ज हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बड़े, ये जो है ना, ये इसकी जो ये जो टर्म है, नेम है इसका, ऐसा लग रहा है परमिटिविटी, एबिलिटी टू परमिट, मतलब नाम से तो ऐसा लग रहा है परमिट कर रहा है, लेकिन ये परमिट नहीं कर रहा। इसका तो काम ही यही है कि जितना ज्यादा ये अपोज कर सके फील्ड के न होने का। हालांकि वैक्यूम में इसकी वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻12 वैल्यू आप वहां से निकाल लोगे। तो इसकी वैल्यू, लेकिन जैसे किसी मीडियम में जाएंगे बेटा, तो मीडियम में जाने के बाद वैल्यू क्या होगी? अलग आएगी, बल्कि ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहां पर वो और ज्यादा क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, ठीक। तो क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैं फिर कह रहा हूं, शेप जो है सरफेस की वो कोई भी हो सकती है, वो स्फेरिकल हो सकता है, वो क्यूबॉइड हो सकता है, वो कोई भी रफ सरफेस हो सकता है। जैसे फुटबॉल का आपने देखा, जब उसको अंदर हवा भर के तो पूरा स्फेरिकल हो जाएगा। हवा का मतलब उसको इधर से प्रेस कर दो, कहीं इधर से बैठ गया, शेप बैठ गई उसकी, है ना। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि उससे शेप बैठने से जो चार्ज अंदर रखा था उसकी वजह से फ्लक्स अलग आएगा। नो, फ्लक्स सेम आएगा फिर भी, जो मर्जी शेप हो, लेकिन क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज। अगर मान लेते हैं, जैसे इसके बहुत सारे मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो इस बार इसी को क्लियर कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, तो क्यू इनसाइड द चार्ज, तो इसको बेटर वे में अगर हम इसे लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं क्यू नेट डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्यू नेट का मतलब क्या है? हो सकता है एक सरफेस के अंदर जो चार्ज आपने रखे हुए हैं वो एक चार्ज नहीं है, वो कई सारे चार्जेस हैं। तो जब आपने बच्चों कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं वहां पर, तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो आएगा नेट चार्ज, जो भी है पॉजिटिव, वटएवर पॉजिटिव और नेगेटिव, उन सबका नेट चार्ज जितना बनेगा वो चार्ज आपने कंसीडर करना है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई सरफेस से बाहर कोई चार्ज है, मान ली बाहर 5 कूलम चार्ज और अंदर 3 कूलम चार्ज है, तो फ्लक्स जो है ना बच्चों वो 3 कूलम की जैसे आपको मिलेगा। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं? मेन बात ये है, इसको आप बच्चों ऐसे मैथमेटिकल अगर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मान लिया एक छोटा सा एक एरिया एलिमेंट था, उस एरिया एलिमेंट का फ्लक्स होगा E डॉट ds, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं,
ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। और इसके लिए खास पहचान, ताकि आपको ध्यान रहे, आप भूल ना जाओ उस चीज को जो बार बार मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर एक सर्कल लगा दिया। ये बता रहा है कि जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब इस बात को हमने क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए आप। तो देखिए बच्चों, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूव करने के लिए मानते हैं सिमेट्रिकल केस हम लेते हैं, बार बार आपको कहीं जब देखोगे, क्योंकि उसके लिए प्रूव करना आसान हो जाता है। एसिमेट्रिकल केस के लिए बच्चों प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मान लेते हैं हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज को बच्चों मैंने एक सरफेस से एनक्लोज कर दिया। वो सरफेस आपने इस तरह से लेना है कि इस पूरे सरफेस पर इस चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो। और ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, पॉइंट चार्ज कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। तो जब भी आपने कोई सरफेस ड्रा करना हो पॉइंट चार्ज के लिए, उस सरफेस को आप हमेशा स्फेरिकल ड्रा कीजिए। उसका फायदा क्या होगा, उस ये पॉइंट चार्ज उस पूरे स्फेरिकल सरफेस जो होगा वो इस पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिक होगा, यानी उस हर पॉइंट पे उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगी बच्चों, सेम आएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक, और दूसरी बात, जैसे मान लिया आपने किसी फुटबॉल के सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया, तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। आप उस सरफेस पे कहीं मर्जी देख लीजिए, सेंटर से जो लाइन आप कहीं भी मिलाओगे सरफेस के ऊपर, स्फेरिकल सरफेस है, आपको पता वो हमेशा क्या होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या करेगा बेटा, वो लाइन जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया सरफेस के। और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप कहीं से भी उसमें से अगर एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी बच्चे, परपेंडिकुलर आएगी। तो मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ए चार्ज पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ओ, और ये हमने इसका क्या ले लिया बच्चों, गॉसियन सरफेस ले लिया इस तरह से। और इस गॉसियन सरफेस में ये ले लिया बच्चों एरिया एलिमेंट। तो इसमें से पूरे में से एक डीएस एरिया एलिमेंट हमने काट लिया। तो अब क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे इस पे देखेंगे आप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस तरफ आई है तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा बच्चे, वो भी इसी तरफ आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में जो एंगल होगा वो 0 होगा। नाउ हमने प्रूव क्या करना है वो लेके चलते हैं हम। कंसीडर ई डॉट डीएस, हम बच्चे ये लेके चलते हैं जो हमने प्रूव करना है, ई डॉट डीएस। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ई और डीएस में एंगल हो गया 0, एंगल 0 तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा। इट कैन बी रिटन एज ई डीएस cos 0। और क्लोज्ड सरफेस में बार बार कह रहा हूं, देखो बच्चों इसको नहीं भूलना है, ये आपने हमेशा इसके ऊपर लगाना है। और कई बार इसके नीचे यहाँ पर ऐसे लिखा मिलता है, मतलब एरिया का इंटीग्रेशन आपने करना है। अब cos 0 हो गया बच्चों 1, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वेक्टर यहां से हट जाएगा, E इंटू डीएस। ये वेक्टर फॉर्म में बच्चों, और यहां से वेक्टर हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या था, 0 था, स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो वो वैल्यू होगी 1, और ये आ जाएगा E इंटू डीएस। अब ध्यान से देखिए, जब आपको पता बच्चों, आप जब इंटीग्रेशन करते हो, किस क्वांटिटी को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लेना है और किसको अंदर रखना है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो वेरिएबल है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन करना है एरिया के रिस्पेक्ट में। अब आप देखो इस पूरे सरफेस पे, चाहे बच्चे आप यहां से एरिया काटो, चाहे यहां से काटो, चाहे यहां से, पूरे सरफेस पर कहीं से भी एरिया काटिए आप, छोटा एरिया काटिए, बड़ा एरिया काटिए, उससे इस ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो चार्ज ने दी है। और चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो बातों पर डिपेंड करती है, एक चार्ज पे और एक रेडियस पे। आप एरिया एलिमेंट ले रहे हो तो ना तो आप रेडियस चेंज कर रहे हो और ना ही आप चार्ज चेंज कर रहे हो, इसलिए आप इसको बाहर ले सकते हो। ई आ जाएगा बाहर और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों डीएस। तो इसको आप ले सकते हो, ई की वैल्यू क्या होगी,
पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका रेडियस बच्चों आर मान ले, या आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों डीएस। अब डीएस क्या है, ये छोटा सा सरफेस का एरिया है। तो अगर आप पूरे सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन, और पूरे सरफेस का जो इंटीग्रेशन है बच्चे, पूरे सरफेस का जो एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसके क्या कैंसिल आउट, ये यहां से कैंसिल आउट। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन होगा नॉट होगा, प्रोवाइडेड दैट चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस। तो जैसे मैं आप एग्जांपल ले रहा हूं, एक चार्ज क्यों रखा, यहां लेते हैं, एक चार्ज क्यों रख दिया बच्चों, पॉइंट है, ध्यान से नोट करेंगे पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके लिए। एक चार्ज क्यों रख दिया हमने यहां पर, और उसको मैंने इनक्लोज कर दिया एक स्फेरिकल सरफेस से। एक चार्ज क्यों लिया मैंने, उसको मैंने कर दिया बेटे एक स्फेरिकल सरफेस से, लेकिन फर्क क्या है, इसका अगर रेडियस बच्चे, इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस अगर आर है, 2r है, तो इसका रेडियस कितना है, r है। सेम चार्ज को फिर से मैंने एक सरफेस में रख दिया, लेकिन अब की बार जो हमारा सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है। कैसा सरफेस है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल में रख दिया। एक वही चार्ज फिर मैंने कहां रख दिया बेटा, कोई भी इस प्रकार से अनइवन सरफेस दे रखा कुछ भी, और उसके अंदर बेटे चार्ज क्यू को क्लोज कर दिया। समझ रहे हो, स्फीयर के अंदर किया, छोटे स्फीयर के अंदर किया, अनइवन सरफेस के अंदर किया, क्यूबॉइड के अंदर किया किसको, चार्ज क्यू को। हर केस में अगर चार्ज क्यू आपने इनक्लोज किया हुआ है तो हर केस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा बच्चे, इसका 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 और इसका सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि फ्लक्स केवल और केवल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और दूसरा मीडियम की परमिटिविटी पे। एक बात आप ध्यान रखें बच्चे, ये फॉर्मूला केवल और केवल तब लगेगा जब क्लोज्ड सरफेस आपने कंसीडर किया हुआ है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं। चार्ज पे और किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट पे। तो साफ तौर पर इस एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है, ना तो फ्लक्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना सरफेस एरिया है, क्लियर, दूसरा पॉइंट, और ना ही जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस्ड बॉडी, जिसके अंदर आपने चार्ज को क्लोज किया हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपने। अगर हमारे पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज ऑफ द सरफेस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा बच्चों चार्ज के ऊपर, ओके। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा। और अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। एक बार इसको समझ लेते हैं हम। मान लिया दो केस कर लिया हमने, यहां पर मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया बेटे, और एक क्लोज्ड सरफेस में ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज। जब भी मैं ये शेप बना रहा हूं, ध्यान रखें, और फ्लक्स की बात कर रहा हूं, ये सर्कल नहीं हो सकता, ये स्फीयर में कंसीडर, स्फीयर ही बनेगा हमेशा। क्या बनेगा बच्चों, स्फीयर। क्या लेना है, स्फीयर लेना है, क्लोज्ड सरफेस आपने लेना है, ठीक। अब क्या होगा देखो, यहां माइनस क्यू, यहां क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू। अब आपको पता माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आती है माइनस क्यू के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे बच्चे अंदर की तरफ। दिस फ्लक्स इज कॉल्ड इनवर्ड फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको हम, इनवर्ड फ्लक्स, इसको बोलेंगे बच्चों इनवर्ड फ्लक्स। और इसको क्या बोलेंगे, यहां से जो फ्लक्स है वो जा रहा है बाहर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ, तो इसको बोलेंगे आउटवर्ड फ्लक्स। तो ये कन्वेंशनली आप देख लीजिए, यहां पर इनवर्ड जो फ्लक्स होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज का मतलब फील्ड लाइन अंदर आएंगी तो फ्लक्स कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, आउटवर्ड फ्लक्स क्या है आपके पास, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसमें फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर की ओर, और जब फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेंगी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स मींस आउटवर्ड फ्लक्स, और नेगेटिव फ्लक्स मींस इनवर्ड फ्लक्स। स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी देख लीजिए कि चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज प्लस तो फ्लक्स प्लस, और चार्ज माइनस तो फ्लक्स माइनस। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट ऐसे दे दिया कि हमारे पास दो सरफेस सेम दे दिए,
सेम सरफेसेस, लेकिन चार्ज क्या कर दिया बच्चों, यहां पर चार्ज रख दिया 2q और यहां पर चार्ज रख दिया q। देन व्हाट विल बी द फ्लक्स? इसका अगर फ्लक्स φ1 है और इसका फ्लक्स कितना है φ2 है, तो इसका फ्लक्स आएगा बच्चों 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फ्लक्स आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जो फ्लक्स φ1 बाई φ2 का रेशियो आएगा वो 1:2 का रेशियो आएगा। ठीक है, दोनों का शेप सेम था, रेडियस सेम था, शेप एक जैसी थी, स्फेरिकल सरफेस था, रेडियस आर था दोनों का, लेकिन एक में चार्ज 2q था, एक में क्या था q था। फ्लक्स जो आपका जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है उसका फ्लक्स क्या आएगा, ज्यादा आएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 3। नाउ द पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या हम बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक एनक्लोज्ड सरफेस है कुछ इस टाइप से, और इसमें चार्जेस रखे हुए हैं -6 कूलम, -6q +3q -2q एंड +q। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। नेट चार्ज क्या हो गया, -6 -2 -8, -8 में से बच्चों +4 गया, दैट इज -4q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इनवर्ड है या आउटवर्ड है? इनवर्ड है। क्यों है? क्योंकि चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव आया है। क्लियर? इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और देखिए आप इसमें 5th अगर पॉइंट हम देखें, मान लेते हैं there are so many spheres like this is one sphere, this is second sphere and like this is the third sphere। ये 3 स्फीयर दे रखे हैं बच्चों। दिस इज स्फीयर नंबर 1, दिस इज स्फीयर नंबर 2, दिस इज स्फीयर नंबर 3। S1 S2 S3 आप कह सकते हो मान लें इसको। ठीक है, मान लेते हैं इस जो हमारे पास ये सेंटर है, ये जो फ्लक्स इसमें है, यहां चार्ज दिया हुआ आपके पास 6q -2q। ये जो सेकंड स्फीयर है इसके अंदर चार्ज दिया हुआ -3q +5q, और जो फर्स्ट स्फीयर है इसके अंदर चार्ज दिया हुआ +3q। ठीक, नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच क्लोज्ड सरफेस? पहले क्लोज्ड सरफेस में, दूसरे क्लोज्ड सरफेस में और तीसरे क्लोज्ड सरफेस में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना कितना आएगा। फर्स्ट का देखिए बच्चे, फर्स्ट सरफेस ये है। फर्स्ट सरफेस इसका होने का मतलब है कि ये सबसे बड़ा स्फीयर है और बाकी सारे स्फीयर उसके अंदर हैं। तो जितने भी चार्जेस अंदर होंगे, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, वो सारे के सारे चार्जेस फर्स्ट के अंदर तो है ही है। तो टोटल नेट चार्ज देखो कितना बन गया उसका, 3q -3q, ये तो हो गया बच्चे कैंसिल आउट। ये आ गया 6 + 5 11 -2, फर्स्ट का आएगा बच्चे 9q बाई एप्सिलॉन। दिस इज द फ्लक्स फॉर द फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस का देखिए बच्चों, सेकंड सरफेस में क्या है, ये सरफेस है, इसमें कौन कौन से चार्ज आ गए, 5 -3 -2 6, ये बाहर हो गया 3 से क्योंकि इसने इनक्लोज नहीं किया है। तो आएगा 5 3 -5 + 5 कैंसिल आउट, आ जाएगा 6q बाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में 2 ही चार्ज इनक्लोज है, 6 प्लस का और 2 किसका बच्चे माइनस का, यार बच्चे 6 - 2 4q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इस प्रकार से हम इस को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट जो है हमारा, वो 6th पॉइंट ये है बच्चों कि अगर हमारे पास देखो गोश लॉ की जो इक्वेशन है वो इस तरह से है, E.ds = q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लेते हैं ये सरफेस है, ये कोई एनक्लोज्ड सरफेस है। इस एनक्लोज्ड सरफेस में चार्ज रखे हुए q1 q2 और एक चार्ज रखा हुआ है बाहर q3। अब क्वेश्चन ऑप्शन में इस टाइप से क्वेश्चन जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कैसे आता है, इक्वेशन दे दी आपको, आपसे ये पूछेगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 3 चार्जेस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। राइट हैंड साइड में चार्ज जो नेट लिया है उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दूसरा पूछ लिया आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा, यहां पे तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ आपसे ऑप्शन दे दिया राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से होगी, अंदर वालों की वजह से, चार्ज सभी की वजह से होगा, और लास्ट ऑप्शन दे दिया बच्चों दोनों ही 2 की वजह से होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आंसर क्या सही होगा इसका, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आमतौर पर कई बार आया हुआ है, आप देखोगे ना इसको, देखो ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये बच्चों राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
वो ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल थ्री चार्जेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा बच्चे। आपने को ऐसा तो है नहीं कोई ऐसी मेटल का कोई हमने एक स्फीयर ड्रा कर दिया हो जिसकी जैसे बाहर का चार्ज उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो भी करेगा उसको, मतलब वहां भी उसके अंदर इंडक्शन चार्ज क्रिएट करेगा, जो चार्ज ऑफ इंडक्शन हमने पढ़ा था वहां पर वो भी करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तो ये भी जितने मर्जी चार्ज रखे हो, बाहर हो अंदर हो, सारे के सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे वहां पर। वो अलग बात है कि फील्ड जितना बाहर था एंटर किया उतना बाहर निकल गया, इसकी वजह से वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूट में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फ्लक्स का आपको पता ही है, फ्लक्स में जो राइट हैंड साइड में जो हमने नेट चार्ज लिखा है, वो नेट चार्ज बच्चे किसकी वजह से होगा, केवल वो चार्जेस होंगे जो आपके स्फीयर के अंदर। क्लियर। एक पॉइंट और देखिए, पॉइंट नंबर 7 अगर ध्यान से देखें आप, मान लिया कोई क्लोज्ड सरफेस दे दिया और इस क्लोज्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया बच्चों 0, तो एकदम झट से दिमाग में बात आती है कि अगर फ्लक्स 0 हो गया इसका मतलब ये है कि चार्ज एनक्लोज्ड 0 हो गया। मैं देखो वर्ड देखिए क्या यूज कर रहा हूं मैंने नेट चार्ज नहीं बोला, मैंने बोला चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0। क्या ये बात सही है? चेक कर लेते हैं। मान लिया मैंने कोई दो ऐसे चार्ज रख दिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस इस तरह से ले लिया कि डाइपोल का सिस्टम ले लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। अब इसका फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, इसका फ्लक्स आएगा 0, क्योंकि जितना प्लस की वजह से फ्लक्स एंटर करेगा उतना माइनस की वजह से फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, यानी नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स की वैल्यू बराबर है और अपोजिट है नेचर में, साइन में, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा 0। क्लियर। लेकिन क्या चार्ज एनक्लोज्ड 0 है? नो, चार्ज इनक्लोज्ड 0 नहीं है। नेट चार्ज तो 0 है लेकिन चार्ज इनक्लोज्ड 0 नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर फ्लक्स 0 है किसी क्लोज्ड सरफेस की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि उस क्लोज्ड सरफेस ने किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं किया हुआ है, डेफिनेटली किया हुआ है और वो चार्ज इनक्लोज ही है। क्लियर। अब एक पिछले लेक्चर से रिलेटेड एक बच्चे का क्वेरी आई थी, और क्वेरी क्या थी, उसका क्वेश्चन क्या था, उसने पूछा था सर कि अगर हमारे पास एक ऐसे वॉल दे दे कोई इस टाइप से, ये कोई सरफेस है फ्रिक्शनलेस और ये वॉल है, ठीक है, और यहां एक ब्लॉक रख दिया फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, ब्लॉक रखा हुआ फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस ब्लॉक का मास दे रखा है बच्चों m और चार्ज दे रखा है इसका q, ठीक है। और कहता है इसके ऊपर इस ब्लॉक पे यहां जो फील्ड दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है इस तरह। आपसे क्वेश्चन पूछा है गया है, क्या ये चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, मोशन ऑसिलेटरी होगी तो क्या एसएचएम होगी, और होगी तो कितना टाइम वो लेगा वापस गया और वापस आने में, यानी कंप्लीट साइकिल में वो कितना टाइम लेगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अब वही बात आती है चेक करने के लिए, जब भी बेटे किसी क्वेश्चन के अंदर सिंपल हार्मोनिक का जिक्र आ जाए तो दिमाग में एक बात आपके सेट रहनी चाहिए जो 11th क्लास में आपने सीखी है, द मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक इफ the acceleration of the particle is directly proportional to displacement and also to the opposite of the displacement. Very very important point है, opposite to the displacement। पहली बात तो यहाँ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है और कोई दूसरा फोर्स इसके अपोजिट हमने यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा कि कोई दूसरा फोर्स है, तो एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन इसमें है नहीं, तो ये सीधा यहाँ जाएगा बेटे, टकरा के आए तो इससे ब्लॉक यहाँ टकराए, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद वापस इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, आएगा जरूर। लेकिन क्या होगा, क्या बताया मैंने, यहां आपने इसको इलेक्ट्रिक फोर्स दिया, ये इनिशियली रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा, दौड़ता हुआ गया, यहां टकराया, इलास्टिक कोलिजन हुआ क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं, तो फिर वापस जाएगा इस तरफ। अब जो फोर्स पहले इसको एक्सेलरेशन दे रहा था वही फोर्स क्या देगा, रिटार्डेशन देगा, जितना टाइम यहां से यहां जाने लगा उतना टाइम यहां से यहां आकर रुक जाएगा, ये टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट नहीं है। अब जब इस तरफ जा रहा है तो वो ब्लॉक डिस्प्लेस भी इस तरफ हो रहा है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ, ये बात तो ठीक है, डायरेक्शन अलो सेम हो गई, लेकिन एसएचएम ये कहता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होना चाहिए, तो यही बात गलत साबित हो गई। फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही तरफ है, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है। टकरा के जब वापिस जाएगा, जब टकरा के वापिस जाएगा तब क्या होगा, तब फोर्स फील्ड का इस तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। एक बार तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के अपोजिट हो रही है लेकिन एक बार में नहीं हो रही है, और उस केस में तो एसएचएम में तो हर केस में एवरी टाइम एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो इसका फर्स्ट का आंसर तो आ गया बेटे नोट एसएचएम। चलिए नहीं है, फिर ये कहता है बताइए यहां से जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकालना है।
इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। क्या फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। कितना फोर्स लगाया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F इज इक्वल टू Q इनटू E, फील्ड का सिग्निफिकेंस है। अब इतना फोर्स लगने से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, मान लेते हैं M, A किसमें, M मास में। M मास है और एक्सेलरेशन कितना है, A। तो ये तो अप्लाइड फोर्स है, और ये इस फोर्स की वजह से जो उसके अंदर हमने बेटे मेजरमेंट की है एक्सेलरेशन के साथ, वो ये है। यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, वो आ गया बच्चों QE डिवाइड बाई M आ गया। अब डिस्टेंस निकालो, मान ले यहां से यहां की डिस्टेंस D है बच्चों, तो D डिस्टेंस आ जाएगी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इनिशियल तो रेस्ट पे था, U 0 हो गया, हाफ A कितना हो गया, QE डिवाइड बाई M इनटू T स्क्वायर। ओके, तो यहां से इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा बेटे 2MD डिवाइड बाई Q इनटू E अंडर द रूफ। दिस इज द टाइम टेकन by the block to reach at the wall, and again when it strike the wall then its direction reversed, तब वो इस तरफ जाएगा और वापस यहां तक आने में वो कितना टाइम लेगा, डबल लेगा। तो टोटल टाइम यहां जाने में और वापस यहां आने में हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे ट्वाइस ऑफ द T। तो ये आ जाएगा 2 अंडर द रूट 2MD डिवाइड बाई Q इनटू E। दिस इज द टाइम। ये क्वेश्चन था बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है इसको करवाने में। कोई भी डाउट, कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो प्लीज आप मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर कमेंट जरूर करें। जहां भी आपको दिक्कत लग रही है, कोई पूछना है आपने मेरे से, तो आप प्लीज वहां कमेंट करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अगर आपको समझ में आया है और आपको ठीक लग रहा है कि सब कुछ हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हमारे इस चैनल को बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर आए वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चला हुआ और जिसका पहला लेक्चर हमने लिया है, तो मैं कह रहा हूं इसमें 3-4 लेक्चर और लग सकते हैं गोस्ट में। ठीक है, तो आराम से ऐसे ही इसी पेस में हम चलेंगे बच्चे, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है। फिजिक्स है, फिजिक्स पे जितना टाइम आप दोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। ओके, थैंक यू।